मैं कमिंग सर। आइए नमस्ते सर। बैठे। थैंक यू सर। आप अभी टीचर हैं? जी सर। 2018 से? जी सर। खूब टाइम हुआ टीचर, अच्छा खासा जॉब है। आरएस क्यों बनना चाह रहे हो? जी सर। सर प्रत्येक व्यक्ति अगर जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और मुझे भी एक ये मौका मिला है और मैं इस राजस्थान की जो प्रीमियम सेवा है उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रीमियम सेवा क्यों है ये राजस्थान? सर राज्य की प्रमुख सेवा होने का सबसे इसका बड़ा कारण है सर, एक तो इसमें जो डाइवर्सिटी है, और इसके अलावा इसके पास जो अथॉरिटी है, लोगों से जो डायरेक्ट जुड़ाव है, सरकार की योजना में डायरेक्ट भागीदारी है, विकासात्मक योजना में या राजस्व के रूप डाइवर्सिटी कैसे है ये समझाओ। में। जी सर। सर जैसे कि एक एसडीएम है वो राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है, विकासात्मक अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है, प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है, आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। तो इस रूप में देखा जा सकता है सर। ये सभी काम आपने बता दिए एसडीएम के? नहीं सर, सभी तो दोस्त यार अभी मुझे याद नहीं है, तो सेवा जाने के बाद ही पता पड़ेगा सर। अच्छा, चलिए। आपने बीएड किया जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से? जी सर। क्या योगदान था जयनारायण व्यास का? जी सर। सर जयनारायण व्यास जी का योगदान देखें तो सर प्रजामंडल आंदोलन के समय जोधपुर रियासत के एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में थे सर। वहाँ उन्होंने जो मरुधर हितकानी एक सभा थी जिसका नाम मारवाड़ हितकानी सभा किया था, और इसके अलावा जो जोधपुर जो मारवाड़ लोक परिषद है उसका गठन किया था, और उसका एक अधिवेशन कराने का प्रयास जोधपुर में किया था, और वो किसी कारणवश अजमेर में हुआ था। और इसके अलावा देखें तो उन्होंने अजमेर ब्यावर में रहते हुए उन्होंने जो तरुण राजस्थान है उसका संपादन का भी कार्य किया था, और उन्होंने उसमें काफी पुस्तकें भी लिखी थी। और स्वतंत्रता के समय हुआ तो उस समय तो राजस्थान के एक मुख्यमंत्री भी रहे, और प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री टीकमाराम पालीवाल जी के बाद सेकंड वे मुख्यमंत्री भी बने। प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुए? जी सर। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो राजा की सरकार है, जो रियासत की सरकार है, उसमें जनता की भागीदारी को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए एक समानांतर रूप में लोगों की भागीदारी को दर्शाने के लिए प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में बहुत सारे किसान आंदोलन भी हुए, आजादी से पहले भी, सब उसके बाद। जी सर। क्यों? सर किसान आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो था जो जिस तरीके से लाग बाग है बढ़ा दिए गए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, सिंचित भूमि पर असिंचित टाइप टैक्स, असिंचित भूमि पर सिंचित टाइप जो टैक्स लगा दिए गए थे। इसके अलावा जो नए नए कर लगाए जा रहे थे, जैसे नजराना है, तलवार बंदी कर है, इस वजह से। कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों के नाम? जी सर। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है, बूंदी का बरड किसान आंदोलन है, और निमुसाना किसान आंदोलन है, और शेखावाटी किसान आंदोलन। उस समय के अभी भी किसान आंदोलन में कुछ फर्क देखते हैं या एक जैसे ऐसी बातें हैं? अभी 2-3 साल पहले भी अपने यहाँ एक किसान आंदोलन हुआ था। जी सर। सर उस समय के किसान आंदोलन जो मुख्य रूप से थे वे जमींदारों के विरोध में थे, वो जो जमीन पर जो भू राजस्व या लगान बगान बढ़ा दी उसकी वजह से। जबकि वर्तमान में जो अभी किसान आंदोलन हुए थे तो भूमि पर जो संरचनात्मक सुधार का कार्य किया गया था, किस तरीके से मंडी में और प्राइवेट मंडियां होगी, किस तरीके से किसान हैं वे मीडिएटर की भूमिका जो है उनसे दूर होकर एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और एक जो न्यूनतम स्टोरेज की संभावना थी जो भंडारण की, तो उसको दूर करने का प्रयास किया गया। किसानों के हित में होते हुए भी वापस क्यों लिए गए कानून? सर इसका प्रमुख कारण मेरे हिसाब से ये है कि सर जो सरकार थी वो किसानों से अगर डायरेक्ट वार्ता में कहीं न कहीं विफल रही होगी, तो अगर सरकार सही तरीके से या मैकेनिज्म ऐसा कुछ होता और किसानों को अगर विश्वास में लेती और अन्य कोई स्टेक होल्डर थे उनसे बातचीत करती, तो शायद एक अच्छा रास्ता निकलता। आप जो है वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जी सर। हमारे भारत में कमोबेश देखा जाए या फिर राजस्थान की हम बात करें स्पेशल, गुणात्मक शिक्षा का बड़ा अभाव। जी सर। मानते हैं आप इस बात को? सर इस संदर्भ में वर्तमान सुधार के प्रयास भी जारी है। आप इस बात को पहले स्वीकार करते हैं? सर इसको पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है सर। अच्छा, आपके स्वीकार नहीं करने के क्या कारण है? सर स्वीकार नहीं करने के अगर कारण देखें तो इससे पहले जो भी लोग पढ़े हैं उन्होंने विशेषज्ञता सेवाएं हैं, जैसे पढ़ने के बाद आईआईटी जैसे आईआईएम जैसे संस्थान थे, तो इस आधार पर देखा जा सकता है कि गुणात्मक शिक्षा पहले भी काफी थी। क्या होती है गुणात्मक शिक्षा? सर गुणात्मक शिक्षा का तात्पर्य है कि एक सर्वांगीण विकास टाइप शिक्षा हो, जिसमें केवल रटने की पद्धति के बजाय लोगों की सोचने की क्षमता है, सृजनात्मक क्षमता है, इन चीजों का विकास किया जा सकता अब आपने जो पहले वाला जो जवाब दिया उसको बदलना चाहेंगे? है। नहीं सर। सेम रखना चाहते हैं? जी सर। आपकी नजर में कौन से जो है वो सुधार किए जा सकते हैं जिससे हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो गुणात्मक शिक्षा देने में
सक्षम हो जाए? जी सर, वर्तमान में सर एक तो सरकार के द्वारा जो फाउंडेशन न्यूमरेसी और लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा है, जिससे बच्चों में रटने की बजाय दक्षता आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ठीक है। और दूसरे स्तर पर देखें सर, जिस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जा रहा है, तो उसको देखा जा सकता है। सर तीसरा, जो सरकार जो स्ट्रीम को तोड़ा है और जो कला का और विज्ञान का जो संयोजन बच्चे कर सकते हैं, तो उसमें मानविकी का भी विकास होगा और साथ-साथ साइंटिफिक अप्रोच का विकास होगा, तो इस संदर्भ में देखा जा सकता अच्छा, आजकल ये एक शब्द बहुत चल रहा है, एआई। है। जी सर। क्या नाम होता है इसका? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शिक्षा में कैसे हमारा सहयोग कर सकता है? क्या वो संभावित क्षेत्र हैं जहां पर एआई का उपयोग करके हम अपनी शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक बना सकते हैं? जी सर। वर्तमान में सर एक तो राजस्थान में जो आरकेएसएमबी चल रहा है, उसमें एआई आधारित ही कॉपियों का जो मूल्यांकन हो रहा है, वो एआई बेस्ड हो रहा है। इसके अलावा सर अगर इसमें बात करें, तो जैसे कि एआई के द्वारा हम किस तरीके से रोबोटिक्स है और किस तरीके से एक 3D फ्रेमवर्क के माध्यम से समझ सकते हैं, कोई मॉड्यूल है उसको समझ सकते हैं। और एआई आधारित जैसे एक ओपन एआई के माध्यम से जो एक चैट जीपीटी है, तो उसका सहयोग लेके मॉड्यूल के रूप में हम समझ सकते हैं। मतलब हम क्या समझ सकते हैं, बच्चों को कैसे मदद मिलेगी इनमें? मतलब आप एज ए टीचर, जी सर। आपने जो है वो टीचर के रूप में काम किया है, जी ठीक सर। ठाक अनुभव आपका हो चुका है। जी सर। आप एआई का यूज करके बच्चों की जो शिक्षा के प्रति समझ है वो कैसे बढ़ा पाएंगे? कोई एग्जाम्पल आप यहाँ पर देना चाहें? जी सर। जी सर, जैसे कि गोला है, स्फीयर है, तो स्फीयर को समझाने के लिए एआई के माध्यम से हम उस 3D डायमेंशन है, उसके तरीके से समझा सकते हैं कि किस तरीके इसका वॉल्यूम है, वो ज्ञात किया जा सकता है और एआई है इसमें असिस्टेंट का कार्य कर सकती है। स्मार्ट बोर्ड वगैरह यूट्यूब पे बहुत सारे मॉडल हैं, ये तो बहुत पुराने 2005 से हम देख रहे हैं। जी ये सर। सब चीजें तो तब से यूज की जा रही जी है। सर। एआई स्पेसिफिकली क्या मदद करेगी इसमें? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा। ओके। हमारे राजस्थान में अभी चुनाव है, जी सर। राइट? इस बार जो है वो आप चुनाव के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन पिछले वाले चुनाव से देख पा रहे हैं वोटर्स में? उनकी सोच में कुछ बदलाव हुआ है समय के साथ में, या कोई बदलाव नहीं है, वही मुद्दे वही सब बातें रहने वाली है इस चुनाव में भी? आपका क्या अनुमान है एक विजिलेंट सिटीजन के तौर पर? जी सर, जहाँ तक सर मेरा मानना है कि वर्तमान में जो विकासात्मक मुद्दे हैं, उस संदर्भ में जो लोगों की है उसमें जागरूकता में वृद्धि हुई है। और चुनाव आयोग ने जो कैंपेन किया कि चलो सभी वोटर तक या स्वीप कार्यक्रम चला है, उसके सिस्टमेटिक वोटर इलेक्ट्रिक, तो उससे लोगों का जुड़ाव होगा वो ज़्यादा होगा और लोग हैं वो पूरा अच्छे तरीके से लोगों को देख के वोट देंगे सर। अच्छा, आपने सर को अभी बताया था कि प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में भी सिविल सर्वेंट काम करते हैं। जी ये सर। प्रोटोकॉल क्या होता है? जी सर, जब जब कोई माननीय मंत्री या मुख्यमंत्री जी या कोई सम्मानीय व्यक्ति जब उस डिस्ट्रिक्ट में या उस ब्लॉक में पहुंचता है, तो उसको रिसीव करने का जो कार्य करता है प्रमुख रूप से उसे प्रोटोकॉल के रूप में देखा जाता है। ये प्रोटोकॉल शब्द कई बार इंटरनेट के संदर्भ में भी यूज होते हैं। जी सर। वहां पर भी क्या सेम कार्य होता है या वहां पर इसका अर्थ बदल जाता है? सर वहाँ मेरे हिसाब से ये कुछ प्रतिबंधन के संबंध में हो सकता है, कुछ और नहीं। अच्छा, आप जो है वो एसडीजी नाम सर। सुना आपने? जी सर। क्या होता है ये, पूरा सर नाम इसका? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य। ये सतत विकास क्या होता है? सर सतत विकास है वो ब्रटलैंड आयोग के बाद में ये अस्तित्व में आया था। इसका तात्पर्य है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को वर्तमान में इस तरीके से पूरी करें जिससे कि भविष्य की आवश्यकता को बाधित नहीं करे। ओके। ये जो वर्तमान में सतत विकास के कितने डायमेंशन देखे जा सकते हैं? सर 17 टारगेट गोल्स है। ओके सर। बाहर मिल जाते हैं आप जी सर। और टीचर लगे हुए हैं एजुकेशन। जी सर। एजुकेशन से संबंधित मुझे आप बता दें एक बार, जो है वो मैकाले मिनट क्या है? जी सर। सर 1835 में मैकाले की अध्यक्षता में जो मैकाले मिनट आया था, उसका तात्पर्य ये था कि अंग्रेजी शिक्षा है वो भारतीय उस वर्ग को दिया जाए और धीरे धीरे है वो निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? सर 1856 में जो वुड स्पेस आयोग आया था उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसका कहने का सर प्रमुख रीजन है कि इसके द्वारा ये बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में दी जाए और जबकि जो माध्यमिक शिक्षा है वो स्थानीय प्लस इंग्लिश भाषा में दी जाए और उस स्तर की शिक्षा है वो अंग्रेजी में दी जाए। इसके अलावा सर इसने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था, महिला शिक्षा पर भी बल दिया था और प्रेसिडेंशियल कॉलेजों पर बल दिया था। इस वजह से इसको कहते हैं। जी सर। अच्छा, बाड़मेर से आते हैं तो बाड़मेर के अंदर किराड़ू के मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जी सर। क्या है उनकी विशेषता और क्या है इनका इतिहास? सर किराड़ू मंदिर है वो किरात को जनजाति की वजह से किराड़ू नाम से फेमस है। इसमें सर 5 मंदिर है, गुर्जर प्रतिहारकारी महामारू शैली से संबंधित है और वर्तमान में एक मंदिर है शिव जी का, वो है भग्नावस्था में नहीं, बाकी सभी भग्नावस्था में है और यहाँ 3 शिलालेख भी प्राप्त होते हैं।
अच्छा, अभी आपने एक शब्द का जो है वो मतलब है ना प्रयोग किया था कि माँ जो है वो मारूशैली। जी सर। मारूशैली के फीचर क्या क्या होते हैं? सर ऐसे तो मैं याद नहीं कर पाऊँ, माफी चाहूंगा। चलिए ठीक है। बाड़मेर के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं कोई, जी सर। जो जो है ना प्राचीन हो और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। जी सर। सर एक तो खेड़ मंदिर है, एक नाकोड़ा जैन मंदिर है सर, और आसोतरा में ब्रह्मा जी का मंदिर है सर, और भीमगोड़ा मंदिर है सर। और आपने जो ये सारे नाम बताए, क्या ये सारे के सारे मंदिर वर्तमान में बाड़मेर जिले में है या बालोतरा जिले में है? वर्तमान सर बालोतरा जिले में। बालोतरा जिले में। जी सर। बाड़मेर के और कोई प्रसिद्ध मंदिर? एक तो सर सुइयों का मेला भरता है सोटन में, वीरात्रा माता का मंदिर है, और एक कपिलेश्वर मंदिर है जो सिवाना में सोटन में स्थित है सर। चौटन के अंदर है। जी सर। वर्तमान में भारत में जातिवाद, कास्टिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है। जी सर। ये जो कास्टिज्म है, इसके क्या कोई भी सकारात्मक पक्ष है जी सर। जातिवाद के? जी सर। सर जातिवाद के ज्यादा सकारात्मक पक्ष तो नहीं, परंतु अगर प्रेशर ग्रुप के रूप में देखा जाए तो अपनी कुछ बातें हैं जो लीगली हो और अपना जो प्रोत्साहन करना चाहे, अपनी प्रगति करना चाहे, तो उस संदर्भ में ये प्रेशर ग्रुप में कार्य कर सकते हैं और अपनी बातें मना सकते और कोई सकारात्मक पक्ष? हैं। सर मैं ये याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, नकारात्मक पक्ष बता दीजिए। सर नकारात्मक पक्ष तो ये है कि जातिवाद से जो जाति का जो वैमनस्य है वो बढ़ जाएगा, तो उसमें जो भेदभाव है या अस्पृश्यता जैसी चीजें वापस समाज में कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हो जाए, तो इस चीजों में संदर्भ देखा जा सकता अच्छा, एक व्यक्ति में है। जी सर। कौन कौन सी कमियां नहीं होनी चाहिए आपके अनुसार? जी सर। सर एक व्यक्ति है वो सत्यनिष्ठ हमेशा होना चाहिए, और दूसरी अगर बात करें तो सर व्यक्ति में पहले से कोई पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए, और तीसरी सर बात देखें तो व्यक्ति है वो हमेशा एक तटस्थ विचारधारा रख सके, और चौथी बात करें तो सर वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्ट निष्ठ नहीं होनी चाहिए सर। इसके अलावा इसमें जो बुनियादी मूल्य हैं जैसे कि जातिवादी नहीं होना चाहिए, और सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए इस संदर्भ में। चलिए ठीक है। अभी आप सर से बात कर रहे थे तो आपने एसडीएम की बात की थी, तो एसडीएम और एसडीओ जी सर। के कार्य क्या क्या होते हैं? सर एसडीओ है वो एक विकास अधिकारी के रूप में भूमिका निभाता है, जबकि जब एसडीओ लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका निभाता है, सीआरपीसी की धारा 144 है या 129 से 132 है, या जो दहेज के संदर्भ में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम समय जो जानकारी ली जाए पोस्टमार्टम पर, उस संदर्भ में एसडीएम रूप में कार्य करता है, और बाकी एसडीओ के रूप में कार्य करता है। चलिए, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है जी सर। कि हमारे नेशनल मूवमेंट के अंदर जी सर। ऐसे कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिनका संबंध सोडियम क्लोराइड से है? सर एक तो महात्मा गांधी जी जब दांडी यात्रा की, सी राजगोपालाचारी है, और लाल कुर्ती दल के प्रमुख अभी सर मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उनको देखा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो आपने अपनी कमजोरियों में लिखा है कि लोकल टच, जी सर। ये किस तरह की कमजोरी है और आप इसे कैसे कमजोरी मानते हैं? सर जब मैं वार्तालाप करता हूँ तो जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं मेरा जो उस क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है वो नजर आता है। अच्छा, तो संप्रेषण में लोकल टच उसे आप मानते हैं? जी सर। ठीक है। तो आप एक शिक्षक है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको देखा ही होगा, और जी सर। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। जी सर। तो मुझे ये बताइए कि खूबियां तो सब बता रहे हैं, जी सर। उसकी कोई 2 कमियां बताइए। जी सर। सर एक जो नई शिक्षा नीति में 6% जीडीपी की खर्च करने की बात की गई, ठीक है। तो वो किस मैनर में होगी या किस फेज आउट मैनर होगी, वो एक कमी के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, जब आपने स्टीम को विकसित किया है तो विद्यालयों में जो बच्चे जाएंगे तो वहाँ 35 जो सब्जेक्ट के आसपास सब्जेक्ट बंटे, वे सभी किस आधार पर एक स्कूल में होंगे या अलग स्कूल में होंगे, तो उसका भी निर्धारण करना है। तो वो वर्गीकरण ठीक नहीं है? सर वर्गीकरण तो ठीक होगा, पर सरकार को इस संदर्भ में अगर कोई उचित कमेटी बनाकर या स्पष्ट क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत है। अच्छा, और त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर भी कोई विवाद है उसमें? सर त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर जो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो विवाद है सर वही। तृतीय श्रेणी अध्यापकों का ट्रांसफर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है राजस्थान में। जी सर। तो क्या लगता है आपको, किस तरह की जो है ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, या होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? शिक्षकों के स्थानांतरण के ऊपर क्या राय है आपकी? सर मेरे हिसाब से एक स्पष्ट पॉलिसी हो, और उसमें कम से कम एक क्राइटेरिया हो कि 5 वर्ष की सेवा है या 10 वर्ष की सेवा है, उसके बाद ही हो, जिससे कि जो पुरानी स्कूल है जहाँ से छोड़कर जैसे बॉर्डर एरिया के स्कूल है, तो वे अगर सभी खाली हो जाती है तो बच्चों के पढ़ने के लिए समस्या आएगी, तो इस संदर्भ में देखा जा सकता है। दूसरा सर, उस शिक्षक की प्रगति देखे जाए कि 5वीं है 8वीं है या उसका रिजल्ट किस हिसाब से रहा है,
और फिर तीसरा ये शामिल किया जा सकता है कि जो है उसका या कोई इंटरेस्ट टेस्ट ले लें या ऐसा कुछ किया जा सकता है। ठीक है। और चुनाव में ड्यूटी को लेकर शिक्षकों का एक विरोध का नजरिया रहता है कि ज्यादातर शिक्षकों को ही उसमें लगाया जाता जी है। सर। मान लीजिए आप एसडीएम हैं जी सर। और चूंकि आप शिक्षक रहे हुए हैं तो आपकी एक सहानुभूति भी उसके प्रति है कि भाई मैं चुनाव में उनकी बजाय दूसरे डिपार्टमेंट से लेना चाहूंगा। जी। और ऐसे में चुनाव जो है वो लोकतंत्र में प्रशासनिक अधिकारी में आपका पहला और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जी सर। तो क्या उपाय है शिक्षकों के अलावा चुनाव संपन्न कराने का और कैसे करेंगे आप? जी सर। तो सर राजस्थान में या कहीं भारत में देखें तो शिक्षक हैं वो सबसे ज्यादा कर्मचारी के रूप में है और शिक्षकों का हमेशा ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, तो लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है, तो लोगों को वो गाइड कर सकते हैं किस तरीके से वोटिंग करनी है। तो उस हिसाब से मैं शिक्षकों को मनाने का ही प्रयास करूंगा या उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपका ये ड्यूटी बनती है और इससे इतना कोई ज्यादा डिस्टिमेशन भी नहीं है कि साल में 2 या 3 दिन, वो भी 5 साल में कभी कभार। मेरे हिसाब से यही है। ठीक है। लोकल गेम्स आपकी हॉबी है, जी सर। बताएं उनके बारे में। सर एक जैसे कि हमारे वहाँ नाहर बकरी गेम खेला जाता है सर, वो खेलता हूँ। एक सर्व है और एक थो थप्पो गेम ये खेला जाता है। एक खो खो भी खेला जाता है लोकल लेवल में। सर प्रशासनिक सिस्टम में भी इस खो को यूज किया जाता है, जी सर। किस सेंस में यूज किया जाता सर मैं ऐसा से याद नहीं कर पा रहा हूँ। है? चलिए, थैंक यू। ओके सर।